1970 के दशक का समय है। एक बार अपने दिमाग में इस दृश्य की कल्पना कीजिए। गुजरात के जामनगर जिले का एक बहुत ही छोटा सा गांव है जिसका नाम है धुंधौरा जी। हाँ, धुंधौरा जी। जहां आबादी मुश्किल से 1500 या 2000 लोगों की रही होगी। बिल्कुल। और गांव में बिजली का तो नामो निशान तक नहीं था। सड़कें पूरी तरह से कच्ची और जो बुनियादी सुविधाएं होती है ना, वो तो कोसों दूर थीं। और इस गांव में एक किसान परिवार रहता था, विरानी परिवार। जो कि बहुत ही साधारण परिवार था। साधारण से भी थोड़ा नीचे ही कहूंगी। गरीबी इस कदर थी कि उनके पास एक साइकिल तक नहीं थी। अगर कहीं भी जाना हो तो मीलों पैदल चलना पड़ता था। और छिलछिलाती गर्मियों में जब कोई बर्फ के गोले बेचने गांव में आता ना, तो बच्चे 5 पैसे में उसे खरीदते थे और वही उनके लिए एक तरह से सबसे बड़ी लग्जरी होती थी। सही बात है। आज के दौर में ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है। और इसी माहौल में पल बढ़ रहा था एक 15-16 साल का लड़का जिसका नाम था चंदू भाई। अब सोचिए, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि बिना बिजली वाले गांव का और बिना साइकिल वाला ये किशोर लड़का आगे चलकर एक ऐसा व्यापार खड़ा करेगा जिसका रेवेन्यू 7 बिलियन रुपए यानी 6000 करोड़ रुपए होगा। देखिए, किसी के लिए भी ये कल्पना करना लगभग नामुमकिन है। ये बिल्कुल किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है, पर ये हकीकत है। हाँ, और हमारे इस गहने विश्लेषण का आज का मिशन यही है। आज हम इस असंभव सी लगने वाली सफलता की कहानी के पीछे के पन्नों को पलटने वाले हैं। हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं वो एक ऐसे इंसान की यात्रा को दर्शाते हैं जिसने विपरीत परिस्थितियों को सिर्फ झेला नहीं बल्कि उन्हें अपने सबसे बड़े अवसर में बदल दिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि ये महज एक साधारण बिजनेस के सफल होने की कहानी नहीं है। ये जमीनी हकीकत से जुड़े मूल्यों की लगातार कुछ नया सीखने की जिद और उस लचीलेपन की कहानी है जो किसी भी इंसान को शून्य से शिखर तक ले जा सकती है। सही कहा आपने। और हमारी आज की ये चर्चा उन सभी लोगों के लिए है जो लगातार कुछ नया सीखना चाहते हैं या जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सफलता के लिए ना किसी बड़े कॉलेज की भारी भरकम डिग्री का होना जरूरी है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ बुनियादी समझ और सही नजरिए से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है जो आज पेप्सिको जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी उनके ही गेम में टक्कर दे रहा है। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। गांव में सब कुछ खेती पर निर्भर था, लेकिन एक बार ऐसा साल आया जब आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरा। भयानक सूखा पड़ा। वरानी परिवार की जो फसलें थी वो पूरी तरह सूख गईं। फिर जब कुछ महीनों बाद बारिश हुई तो उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाकर वापस बीज बोए, लेकिन बारिश ने इस बार भी धोखा दे दिया। 2 बार लगातार फसल का बर्बाद होना किसी भी किसान परिवार की कमर तोड़ने के लिए काफी है। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, ये एक उनके पूरे अस्तित्व पर संकट होता है। और इसलिए उनके पिता पोपट भाई ने एक बहुत ही बड़ा और कड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी वो सूखी जमीन बेच दी। उस जमीन को बेचने से उन्हें उस जमाने में लगभग 20,000 रुपए मिले। उन्होंने अपने 3 बड़े बेटों भिक्खू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई को वो पैसे दिए और कहा कि अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, तुम लोग राजकोट जाओ और नई शुरुआत करो। और जो सबसे छोटे भाई सेकुनु भाई, वो माता पिता के साथ गांव में ही रुक गए थे। हाँ, अब सोचिए उन 3 भाइयों के कंधों पर अपने पिता के विश्वास और उस 20,000 रुपए का कितना बड़ा बोझ रहा होगा। खेती के अलावा तो उन्हें कुछ आता भी नहीं था। ये एक बहुत ही नाजुक मोड़ था। एक छोटे से गांव के किसान परिवार का शहर में जाकर एकदम नई शुरुआत करना कभी आसान नहीं होता। हाँ, स्वाभाविक रूप से उन्होंने सबसे पहले वही काम करने की कोशिश की जिसकी उन्हें थोड़ी बहुत समझ थी। खेती से जुड़ा हुआ काम, राइट? हाँ। उन्होंने राजकोट में खेती के उपकरण और खाद बेचने का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन बिजनेस का कोई अनुभव तो था नहीं। उसका खामियाजा उन्हें तुरंत भुगतना पड़ा। एक व्यापारी ने उन्हें नकली माल दे दिया और महज 2 साल के भीतर उनका ये पहला बिजनेस पूरी तरह से फेल हो गया। वो सारे 20,000 रुपए डूब गए। पूरी तरह फेल। और इसके बाद उन्होंने डेयरी खोलने का विचार भी किया, लेकिन तब तक उनके पास जो भी पूंजी बची थी वो खत्म हो चुकी थी। और गांव वापस लौटने का तो कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि वहां तो जमीन बेच चुके थे वो लोग। बिल्कुल, वो पूरी तरह से खाली हाथ हो चुके थे। चलिए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। पैसा तो खत्म हो चुका था। सबसे बड़ी चुनौती थी कि शहर में जिंदा कैसे रहें। चंदू भाई सिर्फ 10वीं पास थे।
उस समय एक 10वीं पास लड़के को कौन ही अच्छी नौकरी देता। बहुत धक्के खाने के बाद आखिरकार उन्हें राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा की कैंटीन में काम मिल गया। और काम क्या था? कैंटीन बॉय का? हाँ, कैंटीन बॉय। और तनख्वाह थी मात्र 90 रुपए महीना। उनके एक भाई को भी काम मिला जिसे 150 रुपए मिलते थे। यानी कुल मिलाकर 240 रुपए में उन्हें महीने का गुजारा करना था। हालात इतने खराब थे कि एक बार सिर्फ 50 रुपए का किराया ना दे पाने के कारण उन्हें रातों रात अपना कमरा तक छोड़ना पड़ा था। यहाँ सोचना पड़ेगा कि 90 रुपए महीने में गुजारा करना लगभग नामुमकिन था। वही मैं सोच रही थी कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाए होंगे। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे के लिए काम किया ही नहीं, और यहीं से हमें उनका एक बहुत दिलचस्प माइंडसेट समझ में आता है। चंदू भाई ने कभी ये नहीं सोचा कि कैंटीन बॉय का काम छोटा है या उनकी गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने उस काम को लगन से किया होगा। पूरे लगन से। लेकिन बात सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने तक सीमित नहीं थी। कैंटीन के काम के अलावा वे सिनेमा हॉल के बाहर फिल्मों के पोस्टर चिपकाते थे, दरवाजे पर खड़े होकर टिकट चेक करते थे, दर्शकों को उनकी सीट तक पहुंचाने में मदद करते थे। अरे वाह! और क्या इस सब का उन्हें ओवरटाइम मिलता था? नहीं। और तो और, जब रात में सिनेमा का शो खत्म हो जाता था तो वो हॉल की फटी हुई कुर्सियों को सिलने का काम भी करते थे। बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के? बिना एक भी रुपए के। बदले में उन्हें कैंटीन से सिर्फ एक प्लेट चुराफरी, जो एक तरह का गुजराती स्नैक होता, और थोड़ी सी चटनी मिल जाया करती थी। बस वही उनका इनाम था। ये सच में हैरान करने वाली बात है। आज के समय में देखिए तो लोग बिना एक्स्ट्रा पैसे के 1 मिनट ज्यादा काम नहीं करना चाहते, और चंदू भाई सिर्फ थोड़े से खाने के लिए रात रात भर कुर्सियां सिल रहे थे। इसे आप वर्क एथिक या काम के प्रति अटूट समर्पण कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है ना, लेट योर वर्क डू द टॉकिंग, यानी अपने काम को बोलने दें। जब आप इतनी शिद्दत से किसी जगह वैल्यू जोड़ते हैं तो कोई ना कोई उसे नोटिस जरूर करता है। यहां ये सीख मिलती है कि काम ही पूजा है। और इस लगन का उन्हें फायदा भी हुआ होगा। बहुत बड़ा फायदा। चंदूबाई के इसी समर्पण और ईमानदारी ने उनके मालिक गोविंद खूंट का ध्यान खींचा। गोविंद खूंट उनकी मेहनत से इतने खुश हुए कि उन्होंने उस लड़के को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रखा, बल्कि उसे 1000 रुपए महीने के किराए पर पूरी कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट ही सौंप दिया। क्या बात कर रहे हैं? जो लड़का 90 रुपए कमाता था वो सीधा उस कैंटीन का ठेकेदार बन गया। जी हाँ, ये उनकी जमीनी मेहनत का पहला बड़ा और असली इनाम था। और इसी कैंटीन ने उनके लिए एक ऐसे अवसर का दरवाजा खोला जिसने आगे चलकर पूरी हिस्ट्री बदल दी। साल था 1976। एस्ट्रन सिनेमा में अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म कभी कभी लगी हुई थी। पता है, वो फिल्म लगातार हाउसफुल चल रही थी। कभी कभी का क्रेज तो उस दौर में अलग ही लेवल पर था। बिल्कुल। और उस समय फिल्म का जो इंटरवल होता था वो सिर्फ 5 मिनट का होता था। उन 5 मिनटों में कैंटीन में मानो बिजली की रफ्तार से काम होता था। समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स सब जल्दी जल्दी देना होता था। चंदू भाई और उनके भाइयों को इतनी तेजी से काम करना पड़ता था कि अगर कोई भीड़ की वजह से काउंटर पर नहीं आ पाता ना, तो वे खुद दौड़कर सिनेमा हॉल के अंदर दर्शकों की सीट तक जाकर उन्हें सर्विस देते थे। सर्विस में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं। और वहां डिमांड सबसे ज्यादा किस चीज की थी? आरू के वेफर्स यानी चिप्स की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो बिजनेस में जो समस्याएं होती हैं वही अक्सर नए अवसरों और इनोवेशन को जन्म देती हैं। सही बात है। चंदू भाई के सामने समस्या ये थी कि वेफर्स की मांग तो बहुत थी, लेकिन जो सप्लायर उन्हें चिप्स देते थे वो कभी समय पर माल नहीं पहुंचाते थे और उनकी क्वालिटी भी बेहद खराब होती थी। हाँ, मैंने पढ़ा था कि कभी चिप्स जले हुए निकलते थे तो कभी पूरी तरह से सीले हुए। बिल्कुल। उन्होंने एक सप्लायर बदला, दूसरा बदला, तीसरा भी बदला, लेकिन समस्या वैसी की वैसी रही। कोई भी आम इंसान इस स्थिति में शायद हार मान लेता या जो मिल रहा है वही खिलाता रहता। वही ना, वो सोच सकते थे कि मेरी सिरदर्दी थोड़ी है, सप्लायर खराब है तो मैं क्या करूं, अपना कमीशन लो और खुश रहो। एकदम सही। लेकिन चंदू भाई ने चिंता करने की बजाय समाधान खोजना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जब एक सिस्टम काम नहीं कर रहा तो कंप्लेन करने की बजाय खुद इस सिस्टम को बदल दो। हाँ, उन्होंने नोटिस किया कि कैंटीन में उनका खुद का बनाया हुआ जो मसाला सैंडविच था वो भी बहुत बिकता है, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाता था, उसकी शेल्फ लाइफ कम थी। जबकि वेफर्स एक ऐसा प्रोडक्ट था जो लंबे समय तक चल सकता था और उसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। और यहां से उन्होंने तीसरा बड़ा लेसन दिया, अवसरों को लपकने का। बिल्कुल। 1982 तक आते आते उनका पूरा परिवार राजकोट आ चुका था।
उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि क्यों ना हम खुद ही वेफर्स बनाएं। उन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटा सा शेड बनाया। अब दिक्कत ये थी कि बाजार में आलू छीलने और काटने की जो आधुनिक मशीन थी वो उस समय लगभग 10,000 रुपए की आती थी और उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं। तो फिर उन्होंने कैसे मैनेज किया? उन्हें उस 10,000 की मशीन को ध्यान से देखा, उसके डिजाइन को पूरी तरह समझा और बिल्कुल वैसी ही मशीन एक लोकल कारीगर के पास जाकर 5,000 रुपए में बनवा ली और कुल मिलाकर लगभग 10,000 रुपए के निवेश से उन्होंने वेफर्स बनाने का काम शुरू कर दिया। ये कदम उठाना कोई छोटी बात नहीं थी। देखिए, उन्हें चिप्स बनाने का कोई अनुभव नहीं था। शुरुआत में बहुत सारा माल खराब भी हुआ होगा। हाँ, उन्होंने मदद के लिए एक कर्मचारी भी रखा था, लेकिन वो अक्सर काम पर ही नहीं आता था। ऐसे में चंदू भाई ने खुद रात रात भर जागकर भट्टी के सामने खड़े होकर वेफर्स तले हैं। यहाँ चंदू भाई का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने आता है। वो क्या? उनका मानना है कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी डिग्री वाले MBA प्रोफेशनल्स, वो अक्सर एक अफसर को देखकर उसका इतना ज्यादा एनालिसिस करने लगते हैं कि वे एक तरह से पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। यानी वे रिस्क लेने से डर जाते हैं और बस एक्सेल शीट पर हिसाब लगाते रह जाते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब वो सोचते ही रह जाते हैं कि मार्केट साइज क्या है, कंपटीशन कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब आएगा। हाँ, लेकिन एक सच्चा बिजनेसमैन जब अफसर देखता है और उसकी बुनियादी समझ हासिल कर लेता है तो वो सीधा मैदान में कूद पड़ता है। चंदू भाई ने परफेक्शंस का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस शुरुआत कर दी और रास्ते में चीजें सीखी। और उनका ये मैदान में कूदना सच में रंग लाया। धीरे धीरे उनके बनाए वेफर्स का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। 1984 तक आते आते उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को एक ब्रांड का नाम देने का फैसला किया। पता है उन्होंने इसका नाम बालाजी वेफर्स ही क्यों रखा? शायद किसी भगवान के नाम पर। हाँ, सिनेमा हॉल की कैंटीन में भगवान हनुमान जी का एक बहुत छोटा सा मंदिर था और उन्हें वहां बालाजी भी कहा जाता है। उसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपने ब्रांड का नाम बालाजी वेफर्स रखा। ये एक बहुत ही अच्छा और जमीन से जुड़ा हुआ नाम था। अब प्रोडक्ट तैयार था, ब्रांड का नाम भी हो गया, लेकिन अब बाजार में नए माल को बेचना इतना आसान थोड़ी था। जब उन्होंने 25-30 दुकानों पर अपने वेफर्स देने शुरू किए ना, तो एक नई और बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई और वो थी दुकानदारों की बेईमानी। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई चेन किसी भी FMCG बिजनेस की सबसे कमजोर कड़ी हो सकती है, खासकर तब जब आप मार्केट में एकदम नए हो। FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे चिप्स, बिस्किट, साबुन आदि ना। बिल्कुल। तो जब ये एक नया ब्रांड लेकर बाजार में गए तो दुकानदार उन्हें परेशान करने लगे। कोई फटे हुए नोट पकड़ा देता तो कोई आधा खाया हुआ पैकेट ये कहकर वापस कर देता कि तुम्हारा माल खराब हो गया। कई लोग तो पैसा देने के नाम पर सीधा झूठ बोल देते थे कि सेठ अभी है नहीं, कल आना। नए बिजनेसमैन को यही झेलना पड़ता है। पर चंदू भाई यहाँ भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने जमीनी स्तर पर इसका एक बहुत सरल समाधान निकाला। दोनों भाइयों ने साइकिल के पीछे वेफर्स की बोरियां लादी और खुद ही दूर दराज के गांव और कस्बों में जा जाकर माल बेचना शुरू किया। डायरेक्ट डिलीवरी। हाँ, जब थोड़ा काम बढ़ा और थोड़ी कमाई हुई तो साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने ले ली और फिर थोड़े टाइम बाद डिलीवरी के लिए रिक्शा भी आ गया। वे सीधे ग्राहकों और छोटे दुकानदारों तक पहुंचने लगे, जिससे जो बीच के बिचौलिए थे ना, उनकी बेईमानी पूरी तरह खत्म हो गई। और उनकी ये मेहनत इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही सालों में राजकोट और उसके आसपास के इलाकों में बालाजी वेफर्स की एकदम धूम मच गई। दोनों भाई महीने का लगभग 20 से 30 हजार रुपए कमाने लगे थे। 80 के दशक में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मांग इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उस घर के पीछे वाले छोटे से शेड में अब काम नहीं चल पा रहा था। तब 1989 में उन्होंने एक बहुत बड़ा दाव खेला। उन्होंने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया। 1989 में 50 लाख रुपए का लोन लेना एक बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा। और इस पैसे से उन्होंने राजकोट के आजी GDC इंडस्ट्रियल एरिया में एक विशाल प्लांट लगाया। ये उस समय पूरे गुजरात का सबसे बड़ा वेफर प्लांट था। लेकिन जब बड़ी मशीनों के साथ आप काम करते हैं तो बड़ी समस्याएं भी आती हैं। प्लांट तो लग गया, पर नई और भारी इंडस्ट्रियल मशीन अक्सर खराब हो जाती थी। जब भी कोई मशीन बिगड़ती तो बाहर से कंपनी के इंजीनियरों को बुलाना पड़ता था। उनके होटल, यात्रा और रिपेयरिंग का बिल ही अक्सर 50,000 रुपए तक पहुंच जाता था। बाप रे, 50,000!
ये तो उनकी मुनाफे से भी ज्यादा हो जाता होगा। वही तो। चंदू भाई ने जल्दी ही देख लिया कि ये रिपेयर का खर्च तो बिजनेस को डुबा देगा, इसे बचाना बहुत जरूरी था। लेकिन एक 10वीं पास लड़का जिसने कभी कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, वो इन भारी फॉरेन मशीनों का क्या कर सकता था? ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन यहाँ उनका ऑब्जर्वेशन और लगातार सीखने की भूख काम आई। जब भी इंजीनियर आते, चंदू भाई उनसे दूर नहीं खड़े होते थे। वे उनके साथ खड़े होकर मशीनों को खुलते हुए देखते, उसके एक एक पार्ट को समझते और उनके काम करने के तरीके का पूरी बारीकी से अध्ययन करते थे। कमाल है। और कुछ ही समय में उन्होंने मशीनों के मैकेनिज्म को इतना अच्छे से समझ लिया कि वे खुद उन मशीनों को सुधारने लगे। एक तरह से वो अपनी ही कंपनी के पार्ट टाइम इंजीनियर बन गए थे। ये एक फाउंडर के अपने बिजनेस के हर पहलू को, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या मशीन रिपेयर करना हो, गहराई से समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यही गहरा जुड़ाव उनके काम करने के तरीके को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। चंदू भाई अपने काम के प्रति जो लगन रखते हैं, उसकी तुलना वे भक्त मीरा से करते हैं। मीरा और कृष्णा की भक्ति। हाँ, वो कहते हैं कि जैसे मीरा ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया और दुनिया भर के रोकने पर भी नहीं रुकी, वैसे ही इंसान को अपने काम से इतना ही गहरा प्रेम होना चाहिए। और पता है उनके इस प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा कब हुई? कब हुई? जब बालाजी वेफर्स इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने उन्हें अपनी कंपनी बेचने का ऑफर दिया। उनके सामने करोड़ों अरबों रुपयों का प्रस्ताव था। कोई भी इंसान शक्ल देखकर लालच में आ जाता, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका ये इनकार सिर्फ पैसों या ईगो का मामला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस और उनका अटूट भरोसा था। मुझे याद है उसी समय के आसपास उनके पास ग्राहकों की लगभग 500 चिट्ठियां आई थी। 500 चिट्ठियां एक चिप्स कंपनी को? जी हाँ। सोचिए, उस जमाने में लोग खत लिख रहे हैं। उन चिट्ठियों में लोगों ने लिखा था कि वे बचपन से बालाजी की वेफर्स खाकर बड़े हुए हैं। उन्हें ये चिंता थी कि अगर चंदू भाई ने ये कंपनी किसी बड़ी फॉरेन एमएनसी को बेच दी तो चिप्स के दाम बेहिसाब बढ़ जाएंगे और जो एक लोकल स्वाद है, जो एक अपनापन है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ग्राहकों का ये भरोसा चंदू भाई के लिए किसी भी बड़ी कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहरी दुनिया से कुछ सीखना नहीं चाहते थे। उन्होंने बिजनेस को बड़े स्तर पर कैसे फैलाया जाए और गवर्नेंस यानी एक बड़ी कंपनी को चलाने के नियम कानून सीखने के लिए पेप्सी के साथ 5 से 10% की पार्टनरशिप करने के बारे में सोचा जरूर था। हाँ, एक जॉइंट वेंचर की तरह। बिल्कुल। लेकिन फिर उन्हें लगा कि जब वे प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ खुद ही सीख रहे हैं, तो इसके लिए किसी विदेशी कंपनी के दखल की क्या जरूरत है। उन्होंने पार्टनरशिप का आइडिया ड्रॉप कर दिया। यहाँ देख के उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ लाने का प्लान भी रद्द कर दिया। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होकर पब्लिक से पैसा उठाती है। आज के दौर में तो हर स्टार्टअप का पहला सपना होता है आईपीओ लाना। लेकिन चंदू भाई का मानना था कि शेयर मार्केट का जो दबाव होता है ना, वो कंपनी के काम करने के नेचुरल तरीके को बदल देगा। वे चाहते थे कि जैसे लहरें पानी में अपनी गति से आगे बढ़ती हैं, वैसे ही उनकी कंपनी भी निरंतर अपनी गति से आगे बढ़े, बिना किसी इन्वेस्टर के प्रेशर के। देखिए, उन्होंने समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर किया। उन्हें एहसास हुआ कि कंपनी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए बेहतरीन कॉर्पोरेट टैलेंट की जरूरत है। अब एक सवाल था कि एक लोकल गुजराती कंपनी में कोई बड़े कॉलेज का पढ़ा लिखा प्रोफेशनल क्यों आएगा, वहां के काम क्यों करेगा। एग्जैक्टली। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी में जो अधिकतम सैलरी पहले 25 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर सीधा 1.5 करोड़ रुपए सीटीसी कर दिया। 1.5 करोड़? ये तो किसी एमएनसी के पैकेज जैसा है। वही ना, मतलब जो इंसान खुद 90 रुपए महीने की सैलरी से शुरू हुआ था, वो अपने एम्प्लॉइज को करोड़ों का पैकेज दे रहा था ताकि इंडस्ट्री का बेस्ट टैलेंट उनकी कंपनी में आ सके। इसे कहते हैं असली विजन। बिल्कुल। और इन बेहतरीन प्रोफेशनल्स को साथ लेकर उन्होंने जो कॉर्पोरेट फिलॉसफी अपनाई, वो आज के मॉडर्न मैनेजमेंट स्कूल्स के लिए सच में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। उनका एक बहुत ही स्पष्ट नियम है और वो है सेल्स नहीं, सर्विस करो। सेल्स नहीं, सर्विस। थोड़ा समझाएंगे इसे? जरूर। बालाजी वेफर्स में आज लगभग 7,000 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से किसी को भी कोई सेल्स टारगेट नहीं दिया जाता। एक मिनट,
बिना सेल्स टारगेट के इतनी बड़ी एफएमसीजी कंपनी कैसे चल सकती है? यही तो उनका मास्टर स्ट्रोक है। चंदूभाई का स्पष्ट मानना है कि सेल का मतलब है अपने प्रोडक्ट को जबरदस्ती ग्राहक के गले उतारना या उस पर थोपना, जबकि इसके विपरीत सर्विस का अर्थ है कि आप इतना बेहतरीन और अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाएं कि ग्राहक खुद दुकान पर जाकर उसकी मांग करे और आपका काम सिर्फ उस मांग को पूरी ईमानदारी और तेजी से पूरा करना हो। इसे तो बिजनेस की भाषा में शायद पुल स्ट्रैटेजी कहते हैं ना? एकदम सही, पुल स्ट्रैटेजी। यानी आपको अपना माल बेचने के लिए ग्राहकों के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है कि ग्राहक खुद उसे अपनी तरफ पुल करता है, खींच लेता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उनका पूरा फोकस अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अपनी सप्लाई चेन को हमेशा खुश और संतुष्ट रखने पर है। बिल्कुल। आज उनके पास 2000 से ज्यादा सप्लायर्स हैं, जिनमें से 80% तो सीधे किसान हैं, जो उन्हें आलू और बाकी कच्चा माल देते हैं। चंदूभाई ये हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि सभी किसानों और सप्लायर्स को उनका पैसा समय पर मिले। उनका मानना है कि अगर किसान खुश है तो वो सबसे अच्छी क्वालिटी का आलू देगा, जिससे उनके वेफर्स की क्वालिटी बरकरार रहेगी। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा है। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने अपने काम को पारदर्शी बनाने के लिए Salesforce.com जैसी आधुनिक टेक प्लेटफॉर्म का भी सहारा लिया। अरे वाह, एक जमीनी बिजनेस में इतना हाईटेक सॉफ्टवेयर। जी हाँ, पहले जो ऑडिट और बिलिंग का डेटा ईमेल और एक्सेल शीट्स में बिखरा रहता था, उसे उन्होंने एक झटके में सुव्यवस्थित कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को सब कुछ क्लियर दिखता है। उनका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बिना किसी झिझक के सीधा उनसे मिल सकता है। उनका साफ कहना है कि उनका और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स का मुनाफा एक साथ बढ़ना चाहिए, कोई चालाकी नहीं और कोई छुपा हुआ क्लॉज नहीं। शायद यही कारण है कि आज बाजार में उनका जो दबदबा है वो किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, हमारे सुनने वाले हैरान रह जाएंगे। आज बालाजी वेफर्स का रेवेन्यू 5.5 बिलियन रुपए यानी 6000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। पूरे भारत में इनकी 4 विशाल फैक्ट्रीज हैं, गुजरात के राजकोट और वलसाड में, मध्य प्रदेश के इंदौर में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। और आज ये सिर्फ आलू के चिप्स नहीं बनाते, बल्कि नाचोज, नमकीन, मूंग दाल और पापड़ी सहित 50 से अधिक तरह के स्नैक्स बनाते हैं। इनकी पहुंच भारत के 14 राज्यों में है और यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों में भी इनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और सबसे मजेदार आंकड़ा मैं बताता हूँ, भारतीय स्नैक्स बाजार में पेप्सिको और हल्दीराम के बाद बालाजी वेफर्स आज तीसरे स्थान पर आता है। पेप्सिको जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी जिसके पास अथाह पैसा और इतना बड़ा मार्केटिंग बजट है, वो भी पश्चिमी भारत यानी गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में बालाजी को हरा नहीं पाई। वहां आज भी बालाजी वेफर्स का एक छत्र राज है। और सोचने वाली बात यह है कि ये सब एक परिवार द्वारा एक साथ मिलकर चलाया जा रहा है। आज भी चंदूभाई के भाई उनके साथ हैं और अब तो उनके बच्चे और भतीजे भी बिजनेस संभाल रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यापार इतना बड़ा हो जाता है ना, जब हजारों करोड़ की बात आ जाती है तो परिवारों में दरार आ जाती है, विवाद होने लगते हैं। लेकिन वीरानी परिवार इस मामले में भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पारिवारिक व्यवसायों में जहां अक्सर पैसे और पावर के कारण बंटवारे हो जाते हैं, वहां वीरानी परिवार इतने सालों से एकजुट कैसे हैं? इसका जवाब चंदूभाई के एक बहुत ही गहरे फलसफे में छिपा है। वे अपने परिवार और बिजनेस को समझाने के लिए महाभारत और रामायण का उदाहरण देते हैं। महाभारत और रामायण का? व्यापार में हाँ, यहाँ बात किसी धार्मिक उपदेश की नहीं है, बल्कि सीधे सीधे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फैमिली बिजनेस स्ट्रैटेजी की है। वे समझाते हैं कि महाभारत में लालच था, हर कोई सत्ता और सिंहासन हथियाना चाहता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि सब कुछ विनाश की ओर चला गया। इसके विपरीत रामायण में करुणा थी और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना थी। राम कहते थे कि अयोध्या भरत की है और भरत कहते थे कि राज्य राम का है। यानी लीडरशिप या पावर को लेकर कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना थी। बिल्कुल यही चीज, इसी करुणा और पारिवारिक मूल्यों ने उन्हें हर मुश्किल से पार लगाया। चंदूभाई कहते हैं कि बिजनेस में भी अगर किसी परिवार के सदस्य या कर्मचारी से कोई गलती हो भी जाए तो उस पर आरोप लगाने या उसे नीचा दिखाने के बजाय एक टीम की तरह उस गलती का समाधान खोजना चाहिए। रामायण के सिद्धांत को वे बिजनेस में एक और दिलचस्प तरीके से लागू करते हैं, जिसे वे
1 और 3 0 का सिद्धांत कहते हैं। उनका मानना है कि अगर परिवार के 4 भाइयों में से एक भाई हीरो है, यानी वो नंबर 1 है, और बाकी 3 में शायद वैसी बिजनेस की समझ या काबिलियत नहीं है, यानी वे 0 हैं, तो उन तीनों 0 को आपस में लड़ने या ईर्ष्या करने के बजाय उस एक के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि जब एक के पीछे 3 0 लगते हैं तभी वो संख्या 1000 बनती है। सही, लेकिन अगर वे 0 उस एक के आगे खड़े हो जाएंगे ना, मतलब 0 0 0 1, तो पूरी टीम की वैल्यू सिर्फ एक ही रह जाएगी। हर किसी की अपनी खूबी होती है, कोई प्रोडक्शन में अच्छा है तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन में। बस उसे पहचान कर एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है। सही बात है। और इसी एकता का प्रमाण ये है कि आज 6000 करोड़ की कंपनी चलाने के बावजूद पूरा वीरानी परिवार रोजाना दोपहर 1 बजे एक ही डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर लंच करता है। ये महज एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक पूरा हेल्दी इकोसिस्टम बनाने का तरीका है। आज की इस पूरी चर्चा से हमें जो मुख्य बातें समझ आती हैं वे बहुत ही स्पष्ट हैं। शून्य से शुरुआत करके शिखर तक पहुंचना कोई सिर्फ किताबी बात नहीं है। हर छोटे काम को पूरी लगन से करना, समस्याओं के बारे में शिकायत करने के बजाय उनमें अवसरों की तलाश करना, जमीनी स्तर पर काम करके अपनी जड़ों से जुड़े रहना, और सबसे बढ़कर अपनी टीम, अपने सप्लायर्स और अपने ग्राहकों के भरोसे को किसी भी फॉरेन वैल्यूएशन से ऊपर रखना, यही असली कामयाबी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चंदूभाई वीरानी की यात्रा साबित करती है कि बिजनेस केवल मुनाफे या रेवेन्यू का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत सप्लाई चेन बनाने और लोगों के साथ गहराई से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। इसी के साथ मैं उन सभी के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा जो आज इस गहन विश्लेषण को सुन रहे हैं। देखिए, आज के इस दौर में जहां लगभग हर नया स्टार्टअप सिर्फ वेंचर कैपिटल फंडिंग के पीछे भाग रहा है, जहां हर फाउंडर चाहता है कि वो रातों रात बेहिसाब विस्तार करके अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा ले, वहां बालाजी वेफर्स की ये बूटस्ट्रैप्ड कहानी हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है। इस आधुनिक और आक्रामक MBA सिद्धांतों से कहीं ज्यादा प्रभावी और टिकाऊ मॉडल नहीं है। क्या हम इस तेज रफ्तार और सिर्फ कागजी वैल्यूएशंस की अंधी दौड़ में व्यापार की असली आत्मा को कहीं खोते तो नहीं जा रहे हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। क्या रातों रात $1 बिलियन कंपनी बनना ही सब कुछ है, या एक ऐसी मजबूत नींव बनाना ज्यादा जरूरी है जिसे पेप्सिको जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियां भी हिला ना सकें? आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि बालाजी वेफर्स और चंदू भाई वीरानी की इस असाधारण कहानी ने आप सबको भी बिजनेस और संघर्ष के प्रति एक नया और बिल्कुल अलग नजरिया दिया होगा। इस सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।